तो भारत का 2026 का जो बजट आया है वो सिर्फ कुछ आंकड़े नहीं है। असल में ये भविष्य का एक ब्लूप्रिंट है। एक ऐसा ब्लूप्रिंट जिसमें कुछ सेक्टर्स तो साफ साफ विजेता बनकर उभरे हैं और एक बहुत ही खास विजन भी दिखाई देता है। तो चलिए इसी को डिकोड करते हैं। और देखिए, यहीं से इस बजट की सबसे दिलचस्प कहानी शुरू होती है। एक तरफ तो कुछ खास इंडस्ट्रीज पर जबरदस्त फोकस है और दूसरी तरफ आम टैक्स पेयर्स के लिए ज्यादा कुछ नहीं बदला है। यही वो दो पहलू हैं जिन्हें आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं उस सेक्टर की जिसने इस बजट में सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी हैं, और वो है टेक्नोलॉजी। ऐसा लगता है कि सरकार ने भविष्य के लिए अपना सबसे बड़ा दाव यहीं पर खेला है। अच्छा, एक शब्द है जो बार बार आ रहा है, सेफ हार्बर। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है ना, पर इसका मतलब बड़ा सीधा सा है। ये ग्लोबल आईटी कंपनियों के लिए टैक्स नियमों को एकदम आसान बनाने का एक तरीका है। मतलब उन्हें पहले से ही पता होता है कि कितना प्रॉफिट दिखाना है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई झगड़ा नहीं। और जाहिर है, जब नियम इतने साफ होते हैं तो विदेशी निवेश तो आता ही है। और सरकार इस मामले में कितनी सीरियस है, ये आंकड़ा खुद बताता है। सेफ हार्बर की जो लिमिट थी उसे 300 करोड़ से बढ़ाकर सीधा 2000 करोड़ कर दिया गया है। मतलब सोचिए कितना बड़ा जंप है ये। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अब और भी जो मिड साइज आईटी कंपनियां हैं वो इन आसान नियमों का फायदा उठा पाएंगी। लेकिन बात सिर्फ यही नहीं रुकती। अगला बड़ा ऐलान है 2047 तक का टैक्स हॉलिडे। जी हाँ, 2047 तक। ये उन विदेशी कंपनियों के लिए है जो भारत में डेटा सेंटर लगाकर क्लाउड सर्विसेज देती हैं। ये एक बहुत ही बड़ा अट्रैक्शन है, कुछ वैसा ही जैसा कभी आयरलैंड ने टेक कंपनियों के लिए किया था। सरकार का संदेश एकदम साफ है, अपना डेटा भारत लाइए, हम आपके लिए रेड कार्पेट बिछा रहे हैं। और एक्सपर्ट्स का भी यही मानना है कि ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है। जैसा कि डॉक्टर जयजीत भट्टाचार्य कहते हैं, ये कदम भारत की डिजिटल इकोनॉमी के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। एक ऐसा कदम जो दुनिया भर से बहुत बड़ा निवेश खींच कर लाएगा। तो चलिए अब डिजिटल दुनिया से निकलकर जरा असल दुनिया की फैक्ट्रियों की बात करते हैं, क्योंकि ये बजट सिर्फ कोड और क्लाउड का नहीं है। ये मेक इन इंडिया को एक नया, एक जबरदस्त बूस्ट देने के बारे में भी है। और यहाँ ये देखना दिलचस्प है कि फोकस कितना बड़ा है। लिस्ट में इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर से लेकर टेक्सटाइल और यहाँ तक कि स्पोर्ट्स गुड्स तक शामिल हैं। मतलब सरकार सिर्फ एक दो सेक्टर पर दांव नहीं लगा रही, बल्कि एक पूरे के पूरे मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को खड़ा करने पर जोर दे रही है। और ये सिर्फ बातें नहीं हैं, इसके पीछे पैसा भी लगाया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के लिए फंडिंग को लगभग 2 गुना करके 40,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। तो ये एक साफ संकेत है कि सरकार इस दिशा में वाकई गंभीर है। और इस सब में सबसे खास है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0। अब यहाँ पर लक्ष्य सिर्फ ये नहीं है कि दूसरे देशों से चिप्स लाकर उन्हें असेंबल किया जाए, नहीं, बल्कि एक पूरा इकोसिस्टम बनाने का है। मतलब चिप की डिजाइन से लेकर उसकी मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ यहीं भारत में। ये चिप इंडस्ट्री में आत्मनिर्भर बनने की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। अच्छा, अब आते हैं उस टेक्नोलॉजी पर जिसकी चर्चा आज हर तरफ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। बजट में एआई पर काफी फोकस तो है, लेकिन सरकार इसे एक दो-धारी तलवार की तरह देख रही है। मतलब एक तरफ तो ये एक जबरदस्त मौका है, तो वहीं दूसरी तरफ नौकरियों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती भी। तो सवाल उठता है कि सरकार इस चुनौती से निपटने के लिए कर क्या रही है? एक प्रॉपर प्लान के साथ आगे बढ़ा जा रहा है। ये सिर्फ बातें नहीं हैं, बल्कि एक क्लियर कट एक्शन प्लान है। पहला स्टेप, एआई के असर को समझने के लिए एक हाई पावर कमेटी बनाना। दूसरा स्टेप, इंडस्ट्री की ज़रूरतें क्या हैं इसका पता लगाना। और तीसरा, लोगों को भविष्य की नौकरियों के लिए तैयार करने वाले स्किलिंग प्रोग्राम चलाना। और जैसा कि गगन अरोड़ा कहते हैं, सरकार एआई को एक ही सिक्के के दो पहलुओं की तरह देख रही है। एक तरफ ये प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा, तो दूसरी तरफ ये रोजगार की रणनीति का भी एक अहम हिस्सा होगा। मतलब मकसद साफ है, एआई की ताकत का फायदा भी उठाना है और ये भी पक्का करना है कि नौकरियों पर कोई आंच न आए। ठीक है, तो हमने बड़ी तस्वीर तो देख ली, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी, एआई, लेकिन अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि भाई आम आदमी के लिए इसमें क्या है। तो सबसे पहले एक बात साफ कर लेते हैं, इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बजट ने टैक्स पेयर्स को कुछ ऐसे तरीकों से फायदा पहुंचाया है जो शायद पहली नजर में दिखाई न दें, पर हैं काफी महत्वपूर्ण। तो राहतें मिली कहाँ हैं?
देखिए, विदेश घूमने, पढ़ने या इलाज पर जो टीसीएस लगता था, उसे कम कर दिया गया है। टैक्स रिटर्न को रिवाइज करने के लिए अब ज्यादा टाइम मिलेगा, मतलब 31 मार्च तक का। और एक बहुत ही जरूरी कदम, मोटर एक्सीडेंट के मुआवजे पर जो ब्याज मिलता है, उसे अब टैक्स फ्री कर दिया गया है। हो सकता है ये बड़े बड़े हेडलाइन वाले बदलाव ना हो, लेकिन ये आम लोगों की जिंदगी को आसान जरूर बनाते हैं। तो कुल मिलाकर इस बजट की तस्वीर बनती कैसी है? इसका सार क्या है? इसका वर्डिक्ट क्या है? देखिए, एक तरफ श्री अतुल राय जैसे एक्सपर्ट्स हैं जो कुछ कमियों की ओर इशारा कर रहे हैं। उनका कहना है कि प्लान तो बड़े बड़े हैं, लेकिन R&D पर खर्च अभी भी कम है और इन लंबे प्रोजेक्ट्स को जमीन पर उतारने में कई रिस्क भी हैं। क्योंकि कागज पर योजना बनाना एक बात है और उसे हकीकत में बदलना बिल्कुल दूसरी। तो वही दूसरी तरफ श्री सुनील भारती मित्तल जैसे इंडस्ट्री के दिग्गज इसे एक साहसिक और भविष्य की सोच वाला बजट बता रहे हैं। उनके हिसाब से स्किलिंग और डेटा सेंटर इकोसिस्टम पर जो जोर दिया गया है, वो भारत की डिजिटल इकोनॉमी में भरोसे को और भी मजबूत करेगा। तो आखिर में इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि ये बजट सिर्फ एक साल का हिसाब किताब नहीं है। ये एक सोच में आए बड़े बदलाव का संकेत है। सरकार अब पुरानी इकोनॉमी को सब्सिडी देने के बजाय एक नए हाईटेक भविष्य पर बहुत आक्रामक तरीके से दाव लगा रही है। तो 2047 के भारत का आर्थिक ब्लूप्रिंट तो सामने रख दिया गया है, एक हाईटेक और आत्मनिर्भर भारत का सपना। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि ये ब्लूप्रिंट कैसा है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इसे बनाया जा सकता है? और इस सवाल का जवाब हमें आने वाले कुछ सालों में नहीं, बल्कि आने वाले दशकों में मिलेगा।